बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बाय एमएसएच इंट्रोडक्शन टू फिजिकल मेटलर्जी बाय एवनर की बुक का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए जो टेस्ट हैं वो हमने आज स्टडी करने हैं। तो बेसिकली मेन जो टेस्ट है वो है हार्डनेस का। हार्डनेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उन तीनों कैटेगरीज को हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली हार्डनेस जो होती है, the property of hardness is difficult to define except in relation to particular tests used to determine its value। मतलब इसको डिफ़ाइन करना ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी ख़ास टेस्ट के लिहाज से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये भी हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो सा हार्डनेस नंबर है ना या वैल्यू है, ये हम डायरेक्टली डिज़ाइन में यूज़ नहीं कर सकते हैं जैसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हार्डनेस नंबर है उनकी कोई इंट्रिंसिक सिग्निफिकेंस नहीं होती। अच्छा, इसके बाद क्या है, हार्डनेस जो सी है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती मटेरियल की, लेकिन ये क्या है, इलास्टिक और प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट करती है। अब ये जो हार्डनेस की वैल्यू हमें मिलेगी किसी ख़ास टेस्ट में, ये हम जो सा है कंपैरिजन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उससे हम सिर्फ कंपैरिजन ही कर सकते हैं मटेरियल्स का और उनके ट्रीटमेंट्स का। अब ये जो टेस्ट प्रोसीजर है और सैम्पल प्रिपरेशन है ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, और जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं कि उनकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ को एस्टिमेट करने के लिए। अब ये जो हार्डनेस टेस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इंस्पेक्शन और कंट्रोल में, और हीट ट्रीटमेंट और जो वर्किंग है ये इसकी हार्डनेस जो सी है उसकी वैल्यू को चेंज कर सकती है। तो इसलिए हमें उसके ऊपर ट्रीटमेंट कौन सा करना है उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हार्डनेस की वैल्यू जो सी है उसकी कितनी है, ताकि उस हिसाब से हम उसका हीट ट्रीटमेंट और दूसरे उसके प्रोसेसेस कर सकें। When the hardness resulting from the treatment for treating in a given material by a given process is established, it affords a rapid and simple means of inspection and control for the particular material and process। जब हम किसी मटेरियल को एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए उसकी हार्डनेस को अचीव कर लेते हैं तो उसकी इंस्पेक्शन और कंट्रोल करना उस ख़ास मटेरियल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कह ले सकते हैं हम के आसान हो जाता है। अब ये जो हार्डनेस कैटेगरीज़ हैं ये 3 हैं। 3 कैटेगरीज़ में इन्होंने डिवाइड किया, एक इलास्टिक हार्डनेस और दूसरा रेजिस्टेंस टू कटिंग एंड एब्रेशन और तीसरा रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। अब सबसे पहले आते हैं इलास्टिक हार्डनेस के ऊपर। ये हार्डनेस क्या होती है, इस हार्डनेस की वैल्यू हम स्लेडोस्कोप के जरिए मेजर करते हैं। इसमें हम स्मॉल डायमंड टिप्ड हैमर की ना रीबाउंड की हाइट को हम मेजर करते हैं। अब रीबाउंड वो कब होगा, जब हम उसको उसके अपने वेट के लिहाज से उसको हम फॉल करेंगे। एक ख़ास हाइट से हम उसको टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर फॉल करेंगे, वो उसको स्टिक करके जितना रीबाउंड होगा वो हाइट हम रीबाउंड की हाइट नोट कर लेंगे, वो हमें बता देगी इलास्टिक हार्डनेस की वैल्यू। द इंस्ट्रूमेंट यूजुअली हैज़ अ सेल्फ इंडिकेटिंग डायल सो दैट द हाइट ऑफ द रिबाउंड इज ऑटोमेटिकली इंडिकेटेड। अब वो उसके ऊपर सेल्फ इंडिकेटिंग डायल लगा होता है जिसकी वजह से जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाती है। अब ये जो हैमर हम रेस करते हैं स्टार्टिंग पोजीशन में, इसकी जो सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब हम इसको फिर रिलीज करते हैं तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ज़ाहिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है जब ये उसके टेस्ट स्पेस को की सरफेस पे हिट करती है। तो कुछ एनर्जी जो सी है वो अब्जॉर्ब हो जाती है उसके ऊपर इम्प्रेशन डालने में, और जो रेस्ट है वो क्या है, वो रिबाउंड हो जाती है। अब ये जो हाइट ऑफ द रिबाउंड है ये एक नंबर से इंडिकेट हम करते हैं कि जितना ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा उसका नंबर होगा और उतना ही ज़्यादा वो टेस्ट पीस जो से हमारा हार्ड निकलेगा। दिस टेस्ट इज रियली अ मेजर ऑफ द रेजिलियंस ऑफ अ मटेरियल दैट इज़ द एनर्जी इट कैन एब्जॉर्ब इन द इलास्टिक रेंज। तो ये टेस्ट बेसिकली एक मेजर ऑफ रेजिलियंस है, रेजिलियंस प्रॉपर्टी है, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसकी इलास्टिक रेंज में वो बॉडी जो सी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है वो मेजर करते हैं। तो बेसिकली इस टेस्ट के ज़रिए हम रेजिलियंस मेजर करते हैं। इसके बाद सेकेंड टेस्ट आता है आपका रेजिस्टेंस टू कटिंग और एब्रेशन। इसमें आपका आता है सबसे पहले स्क्रैच टेस्ट। तो ये टेस्ट जो सा है ये फ्रेडरिक मोह ने डिस्कवर किया था, सबसे पहले डेवलप किया था। तो इसमें जो स्केल है ना वो 10 डिफरेंट स्टैंडर्ड मिनरल्स के अकॉर्डिंगली ना उन्होंने इंक्रीजिंग हार्डनेस की वैल्यू में अरेंज किया हुआ है। तो नंबर 1 पे जो सा टाक है, नंबर 2 स्केल जो सा वो जिप्सम का है, इसी तरह 9 तक जो सा है ना वो कोरेंडम तक जाता है, और फिर 10 जो सा है वो डायमंड 1 से लेकर 10 तक है। अब अगर कोई अननोन मटेरियल है उसको हम स्क्रैच करें, जैसे अगर हम उसको स्क्रैच करें बाय नंबर 6 से, तो
जो सा है वो 5 से अगर ना हो स्क्रैच और 6 नंबर्स के मटेरियल से हो जाए तो हार्डनेस वैल्यू जो सी है वो 5 और 6 के दरमियान वाले मटेरियल की होगी। मतलब एक हमने 1 से लेकर 10 नंबर्स तक हमने उनको मटेरियल्स को नंबर्स असाइन कर दी, जैसे टाक को 1, जिप्सम को 2, 9 कोरंडम को और 10 डायमंड को। तो हमने हर मटेरियल से उनको क्या करना है, स्क्रैच करके देखना है। जिससे स्क्रैच हो गया, फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ कि अगर वो 6 से हो गया स्क्रैच और 5 से नहीं हुआ तो हार्डनेस की वैल्यू 5 और 6 के दरमियान होगी। तो दिस टेस्ट हैज नेवर बीन यूज्ड टू एनी ग्रेट एक्सटेंट इन मेटलर्जी। तो ये इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बट स्टिल यूज्ड इन मिनरोलॉजी। लेकिन मिनरोलॉजी में ये यूज़ होता है। ये इसका बुनियादी तौर पे जो हमें डिसएडवांटेज है वो है कि हार्डनेस स्केल जो है वो एक जैसा नहीं है। व्हेन द हार्डनेस ऑफ द मिनरल्स इज चेक्ड बाय अनदर टेस्ट मेथड, जब हम किसी दूसरे मेथड से चेक करते हैं तो हमें बेसिकली पता चलता है कि इसकी वैल्यू जो सी है सिर्फ 1 से लेकर 9 के दरमियान तक ही है। और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा एक गैप है हार्डनेस की वैल्यूज़ का 9 और 10 के दरमियान। मतलब कि 1 से लेकर 9 तक जो सी है वो कंप्रेस्ड वैल्यूज़ हैं, जबकि जो 9 से लेकर 9 और 10 की जो दरमियान की वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें गैप आ जाता है जब हम दूसरे टेस्ट से इस टेस्ट का कंपैरिजन करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि 9 में कोरंडम है और 10 में डायमंड है, तो इन दोनों की हार्डनेस की वैल्यू दूसरे टेस्ट में उनमें बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस टू कटिंग और एब्रेशन चेक करने के लिए नंबर 1 पे हमने स्क्रैच टेस्ट पढ़ा था, उसके बाद नंबर 2 पे हमने फाइल टेस्ट करना है। अब फाइल टेस्ट क्या है, इसमें हमने क्या करना है, जिस चीज़ को हमने टेस्ट करना है उसको हमने फाइल का एक कटिंग एक्शन हमने उसको देना है। मतलब फाइल से हमने क्या करना है, फाइल की हमें हार्डनेस पता होती है, तो उससे हमने क्या करना है, वो पीस उस फाइल से हमने कटिंग करनी है उस पीस की, जिसके हमने हार्डनेस को डिटरमिन करना है कि और तो हम देखेंगे कि विजिबल कट उसको लगता है या नहीं लगता। तो ये बेसिकली एक कंपैरेटिव टेस्ट है और इससे ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी साइज पे, शेप पे और हार्डनेस वैल्यू पे। फाइल की अब डिफरेंट हार्डनेस की हम फाइल्स हमने रखी होती हैं और डिफरेंट शेप्स की रखी होती हैं और डिफरेंट साइजेस की रखी होती हैं, तो उनकी स्पीड पे, उनके प्रेशर पे और उनके एंगल ऑफ फिलिंग पे डिपेंड करता है ये। और साथ साथ उनकी कंपोजिशन और हीट ट्रीटमेंट पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल की हमने हीट ट्रीटमेंट क्या की है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और फिर हमने उसमें किस स्पीड से फाइलिंग की है, किस प्रेशर से की है, एंगल ऑफ फाइलिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और टेस्ट जो सा है ये बेसिकली ये वाला टेस्ट हम इंडस्ट्रियल लेवल पे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि जो टूल स्टील्स हैं या और जब स्टील्स हैं इनको हम प्रॉपरली हीट ट्रीट करते हैं तो ये इतने ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं कि जब हम फाइल इनके ऊपर रन करते हैं तो ये उसको क्या है, सरफेस को जो सा कट नहीं करती। तो हीट ट्रीटिंग स्पेसिफिकेशंस में हम बेसिकली क्या कहते हैं कि हीट ट्रीट अंटिल मटेरियल इज फाइल हार्ड। जब तक वो फाइल हार्ड नहीं हो जाता उसको तब तक हीट ट्रीट करना है। तो उसके बाद कैसे वो चेक करते हैं कि फाइल से हम वो कट लगाते हैं, जो इंस्पेक्टर है वहाँ पे वो हीट ट्रीटमेंट के बाद फाइल से कट लगाता है, तो उससे लार्ज नंबर ऑफ हीट ट्रीटेड पार्ट्स को उसको पता चल जाता है कि कौन सा रिजेक्ट हुआ है और कौन सा एक्सेप्ट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है हार्डनेस टेस्ट की वो आती है रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। लास्ट कैटेगरी है ये। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि हार्डनेस की वो वैल्यू हमने डिटरमिन करनी होती है जिसमें वो रेजिस्ट करती है इंडेंट को। ठीक है, दिस टेस्ट इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय इम्प्रेसिंग इनटू द स्पेसिमन, कि स्पेसिमन में कितना इंडेंट डला है, विच इज रेस्टिंग ऑन अ रिजिड प्लेटफॉर्म। अब उस टेस्ट स्पेसिमन को हमने एक रिजिड प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा होता है और इंडेंटर जो है वो फिक्स किया होता है और उसकी एक खास ज्योमेट्री होती है और उसको एक खास स्टैटिक लोड के जरिए हम अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं या लीवर सिस्टम के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का टेस्ट हम यूज़ करें हैं। जो हार्डनेस वैल्यू जो सी है वो एक नंबर से हम डिनोट करते हैं जो कि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन के। अब डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन जितनी ज़्यादा होगी हार्डनेस नंबर उतना कम होगी। ठीक है, तो वो उसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेप्थ में जितनी ज़्यादा होगी हार्डनेस वैल्यू उतनी कम होगी, तो डेप्थ जितनी कम होगी हार्डनेस वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी।
और उसके जो लोड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा इंडेंट होगा। तो कॉमन मेथड जो से हैं इंडेंटेशन हार्डनेस के लिए वो हैं ब्रिनल हार्डनेस, विकर हार्डनेस और रॉकवेल हार्डनेस। अब सबसे पहले आता है आपके पास ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट में हमने क्या करना होता है, इसमें जो बेसिकली हैंड ऑपरेटेड वर्टिकल हाइड्रोलिक प्रेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक बॉल इंडेंटर को टेस्ट स्पेसिमन में प्रेस करते हैं, फोर्स करते हैं बॉल इंडेंटर को टेस्ट स्पेसिमन में। स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो सा है उसमें क्या होता है कि 10 मिलीमीटर का एक 10 मिलीमीटर डायमीटर का एक बॉल होता है और वो 3000 किलोग्राम का उसमें हम लोड अप्लाई करते हैं और फेरस मेटल्स के लिए, जबकि 500 किलोग्राम का लोड हम अप्लाई करते हैं नॉन फेरस मेटल्स के लिए। तो ये स्टैंडर्ड है। और इसी तरह फेरस मेटल्स जो से हैं उसके लिए हमने 10 सेकंड्स के लिए लोड अप्लाई करना है, जबकि नॉन फेरस मेटल्स के लिए हमने 30 सेकंड्स के लिए 500 किलोग्राम्स का लोड अप्लाई करना है। अब जो डायमीटर है इम्प्रेशन का वो हमने मेजर करना है माइक्रोस्कोप के जरिए, जिसके ऊपर एक ऑकुलर स्केल लगा होगा, 10th ऑफ मिलीमीटर्स तक स्केलिंग हुई होती है, ताकि हम नियरेस्ट 0.05 mm तक मेजर कर सकें। उसके बाद जो ब्रिनल हार्डनेस वैल्यू है उसकी ब्रिनल हार्डनेस नंबर या HB, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि ये क्या है, रेशियो ऑफ लोड इन किलोग्राम टू द इम्प्रेस्ड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, कि लोड ओवर इम्प्रेस्ड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, ये लोड और इम्प्रेस्ड एरिया की रेशियो है। और इसको फार्मूला क्या है, L/π/d, पाई d बाई 2 इंटू डी माइनस के रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। अब ये L क्या है, टेस्ट लोड है, कैपिटल D डायमीटर ऑफ द बॉल है और स्मॉल d डायमीटर ऑफ द इम्प्रेशन है। ये मिलीमीटर में है और जबकि L जो है लोड जो है वो किलोग्राम में है। कैलकुलेशन जो सी है अननेसेसरी बिकॉज द टेबल्स आर अवेलेबल फॉर कन्वर्टिंग। तो कैलकुलेशन जो सी है वो हम यूजुअली नहीं करते, क्योंकि टेबल्स में वैल्यूज गिवन होती है, हम वहां से देख के ही उसकी हार्डनेस वैल्यू चेक कर लेते हैं। अभी जो ब्रिनल हार्डनेस नंबर है ये अब बेसिकली इसका सिंबल होता है HB से हम इसको डिनोट करते हैं और इसमें कोई भी सफिक्स नंबर नहीं होता। इसी तरह अगर सिंपल HB लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन है, जिसमें हमने 10 mm का डायमीटर का बॉल इंडेंटर यूज़ किया है और 3000 किलोग्राम जो सा है लोड वो 10 से 15 सेकंड्स तक अप्लाई किया है। जबकि अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये जो सिंबल HB है इससे पहले हमने क्या लगाना है, नंबर लगाने हैं, ताकि वो टेस्ट की कंडीशन को डिनोट करें। जैसे डायमीटर ऑफ बॉल है सबसे पहले, उसके बाद लोड है और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग है। जैसे हमने क्या लगाना है कि 75 HB 10 500 30। तो अब ये 10 जोन सा है ये क्या डिनोट करेगा, डायमीटर ऑफ द बॉल, फिर 500 क्या डिनोट करेगा, लोड, और 30 क्या डिनोट करेगा, टाइम ऑफ लोड, कि हमने कितनी देर के लिए अप्लाई किया है, 30 सेकंड्स के लिए अप्लाई किया है। तो ये क्या डिनोट करेगा कि 75 ब्रिनल हार्डनेस है जो कि हमने 10 मिलीमीटर डायमीटर बॉल से की, बॉल इंडेंटर से ही की है, और लोड उसमें 500 किलोग्राम अप्लाई किया है 30 सेकंड्स के लिए। तो ये उस केस में है जब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसमें हमने सिंबल HB के बाद वो सारी कंडीशंस लिखनी है। सबसे पहले आपका आएगा डायमीटर ऑफ द बॉल, उसके बाद आएगा आपका लोड, और थर्ड पे आपका आएगा ड्यूरेशन, यहाँ टाइम, उसके बाद आपका आएगा टाइम। तो ये जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है 75 HP 10 500 30। द ब्रिनल हार्डनेस नंबर यूजिंग द स्टैंडर्ड बॉल इज लिमिटेड टू अप्रोक्सीमेटली 500 HP। अभी जो स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड बॉल है उसमें हम जो मैक्सिमम मेजर कर सकते हैं वो 500 ब्रिनल हार्डनेस तक ही मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जो मटेरियल टेस्ट हम कर रहे होते हैं जाहिर है वो भी हार्डर हो जाता है। तो देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द इंडेंटर इटसेल्फ टू स्टार्ट डिफॉर्मिंग। तो 500 पे आने के बाद वो इतना ज़्यादा मटेरियल हार्ड होगा कि वो जो इंडेंटर है वो खुद भी डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो रीडिंग्स हैं वो जो सी हैं एक्यूरेट आपकी नहीं रहेंगी। तो जो अपर लिमिट ऑफ द स्केल है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हम स्टील बॉल इंडेंटर की जगह टंगस्टन कार्बाइड बॉल इंडेंटर को यूज कर लें रेदर देन द हार्डन्ड स्टील बॉल। स्टील बॉल की जगह हम क्या यूज कर लें, टंगस्टन कार्बाइड बॉल इंडेंटर। तो इस केस में क्या होगा कि हम 650 HP तक जा सकते हैं, अदरवाइज हम 500 HP तक ही कर सकते हैं।
इसके बाद आ गया ये आपका टेबल, जिसमें उन्होंने लोड, डायमीटर, टाइम के हिसाब से उन्होंने आपको वैल्यूज बताई हुई हैं। इसके बाद आता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। इस हार्डनेस टेस्ट में हमें डायरेक्ट रीडिंग मिलती है, और ये डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो प्रिंसिपल है वो है डिफरेंशियल डेप्थ मेजरमेंट का, कि हमने जो डेप्थ की मेजरमेंट करनी है वो डिफरेंस की बेस पे करनी है। अब ये टेस्ट हमने किस तरह करना है, इसमें हमने स्पेसिमन को आहिस्ता आहिस्ता रेस करना है इंडेंटर के ऊपर अंटिल अ फिक्स्ड माइनर लोड हैज बीन अप्लाइड। तब तक हमने रेस करना है जब तक हम फिक्स्ड माइनर लोड अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हमने क्या करना है, दिस इज इंडिकेटेड ऑन द डायल गेज। तो तब तक रेस करना है जब तक वो डायल गेज पे इंडिकेशन नहीं होगी कि माइनर लोड अप्लाई हो गया। जब इंडिकेशन हो जाएगी डायल गेज पे कि माइनर लोड अब अप्लाई हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, मेजर लोड अप्लाई करेंगे थ्रू अ लोडेड लीवर सिस्टम। लोडेड लीवर सिस्टम के जरिए आफ्टर द डायल पॉइंटर कम्स टू रेस्ट द मेजर लोड इज रिमूव। उसके बाद जो डायल पॉइंटर है जब वो रेस्ट पे आएगा तो मेजर लोड भी हमने उसको रिमूव कर देना है, और माइनर लोड जो है वो अभी भी एक्ट कर रहा होगा। तो जो रॉकवेल हार्डनेस नंबर है वो हम डायल पे रीड कर सकते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ नंबर है ये जो सा है डायल गेज पे रिवर्स्ड होता है, और जितना शैलो इम्प्रेशन होगा हार्ड मटेरियल ऑन अ हार्ड मटेरियल विल रिजल्ट इन अ हायर नंबर। मतलब जितना शैलो इम्प्रेशन होगा उतना ज़्यादा नंबर आएगा और उतना ज़्यादा मटेरियल हाई होगा। अ डीप इम्प्रेशन ऑन अ सॉफ्ट मटेरियल विल रिजल्ट इन अ लो नंबर। और अगर सॉफ्ट मटेरियल होगा तो उसका कम नंबर आएगा और उसका डीप इंप्रेशन होगा, उसकी इंप्रेशन जो है वो ज़्यादा होगा। अब इसकी टू रॉकवेल मशीन्स होती हैं, एक नॉर्मल टेस्ट फॉर द सिलेक्टिवली रिलेटिवली थिक सेक्शंस एंड द सुपरफिशियल टेस्ट फॉर द थिन सेक्शंस। एक नॉर्मल टेस्टर है जो कि थिक सेक्शंस के लिए है, और एक सुपरफिशियल है जो कि थिन शीट्स के लिए और थिन सेक्शंस के लिए होता है। जो माइनर लोड है वो 10 किलोग्राम है नॉर्मल टेस्ट पे, और जो सुपरफिशियल टेस्टर है उसका माइनर लोड है 3 किलोग्राम। और इसी तरह वैरायटी होती है इसमें इंडेंटर्स की और लोड्स की, और ईच कम्बिनेशन जो सा है वो डिटरमिन करता है जो रॉकवेल का स्केल है और उसका इंडेंटर है वो उस पर डिपेंड करता है। मतलब डिफरेंट जो इंडेंटर हम यूज़ करेंगे और जो लोड यूज़ करेंगे उस हिसाब से रॉकवेल का स्केल हमें मिलेगा। मतलब स्केल जो है वो इंडेंटर पे और लोड पे डिपेंड करता है। अब ये जो इंडेंटर है ये हार्ड स्टील बॉल्स हो सकते हैं 1/16 इंच का, 1/8 इंच का, 1/4 इंच का, या 1/2 इंचेस का इन डायमीटर। और इनका जो एंगल होता है वो 120 डिग्री कोनिकल डायमंड बैरल ब्रेल पॉइंट होता है। मतलब इनका जो एंगल है वो 120 डिग्री होता है। इसके बाद ये इन्होंने डिटेल दी हुई है कि स्केल फॉर एग्जांपल अगर हम ए है तो ए स्केल पे जो मेजर लोड है वो 60 होगा, और इसमें जो डायमंड इंडेंटर होगा, और ये एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल जैसे टंगस्टन कार्बाइड्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। इस तरह बी स्केल जो सा है वो 100 किलोग्राम के लोड के लिए अप्लाई होता है, और इसमें जो इंडेंटर है वो 1/16 इंच बॉल इंडेंटर होगा, और ये मीडियम हार्ड मटेरियल लो और मीडियम कार्बन स्टील ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए यूज़ होता है। इस तरह सी जो सा है वो 150 किलोग्राम मेजर लोड पे अप्लाई होता है, और इसका जो इंडेंटर है वो डायमंड कोन है, और ये हार्डन स्टील, हार्डन और टेम्पर्ड अलॉयज के लिए यूज़ होता है। इसी तरह जो डी स्केल है उसमें 100 मेजर लोड है और वो डायमंड कोन इंडेंटर उसमें यूज़ होता है, और वो केस हार्डन स्टील की हार्डनेस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह जो ई स्केल है वो आपके पास उसमें भी 100 किलोग्राम मेजर लोड होता है, और इसमें 1/8 इंच का बॉल इंडेंटर होगा, और ये कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम अलॉयज के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हम एफ जोन है इसमें 60 और 1/16 इंच का बॉल इंडेंटर होता है, जबकि जी में 150 किलोग्राम का मेजर लोड और 1/16 इंच का बॉल इंडेंटर होता है। इसी तरह एच में 60 और 1/8 का, और ये सारी आगे डिटेल आपके सामने। इसके बाद आते हैं मेजर लोड्स के ऊपर। तो जो नॉर्मल टेस्टर है उसमें जो मेजर लोड होता है वो 60, 100 और 150 का होता है, और जो सुपरफिशियल टेस्टर है उसमें जो मेजर लोड होता है वो 15, 30 और 45 किलोग्राम्स का होता है। और जो मोस्ट कॉमनली यूज रॉकवेल स्केल है वो बी है, जिसमें 1/16 इंच बॉल इंडेंटर है और 100 किलोग्राम का मेजर लोड है, और सी है जिसमें डायमंड इंडेंटर है और 150 किलोग्राम का लोड है। बोथ ऑब्टेन्ड विद द नॉर्मल टेस्टर, और ये दोनों हमने नॉर्मल टेस्टर में जो कॉमनली यूज हो रहे हैं वो नॉर्मल टेस्टर में होते हैं, सुपरफिशियल में नहीं होते। बिकॉज ऑफ द मैनी रॉकवेल स्केल्स द हार्डनेस नंबर मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द सिंबल HR फॉलोड बाय द लेटर डेजिग्नेटेड द स्केल। तो इसमें इतने ज़्यादा स्केल्स हैं, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इसका जो सिंबल है उसके पहले हमने HR
जो सिंबल है रॉकवेल का HR, उसके बाद हमने इसका स्केल लगाना है। तो स्केल का भी हमने सिंबल यूज करना है, एंड प्रीसीडेड बाय द हार्डनेस वैल्यू, और इससे पहले हमने हार्डनेस की वैल्यू लगानी है। जैसे ये 82 HRB है, मतलब 82 हार्डनेस है, HR रॉकवेल हार्डनेस है, और B जो है इसका स्केल को शो करता है, मतलब रॉकवेल हार्डनेस ऑफ 82 मेजर्ड ऑन द B स्केल। अब B स्केल क्या है, 1/16 इंच बॉल इंडेंटर विद 100 किलोग्राम मेजर लोड। द रॉकवेल हार्डनेस स्केल एंड द सम टिपिकल एप्लीकेशन जो सी है वो हमने पढ़ ली हैं। इसके बाद the performance of the machine should be checked frequently with the standard test blocks supplied by the manufacturer। अब ये जो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है उसकी हमने परफॉर्मेंस जो सी है चेक करते रहना है। द ऑपरेटिंग क्रैंक शुड बी रिटर्न जेंटली टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, और उसको हमने स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आना है। स्नैपिंग टू द क्रैंक टू रिमूव द मेजर लोड मे कॉज एन एरर ऑफ सेवरल पॉइंट्स इन द डायल इंडिकेशन। तो अगर तो वो क्रैंक में जो से स्नैपिंग होगी तो उस वजह से एरर आ सकता है। केयर मस्ट बी टेकन टू सीट द एनुअल एंड इंडेंटर फर्मली। तो ये सारी उन्होंने प्रिकॉशंस बताई हुई हैं कि हमने एनविल को रखने के लिए भी उसको और इंडेंटर को फर्मली हमने हैंडल करना है, और इसी तरह वर्टिकल मूवमेंट जो सी है इन पॉइंट्स पे क्या है वो उस वजह से एडिशनल डेप्थ जो सी है वो भी हो सकती है, और इसी तरह जो फिर रीडिंग होगी वो फॉल्स हमें मिलेगी। इसके बाद जो थर्ड टेस्ट आता है आपका वो होता है विकर हार्डनेस टेस्ट। ये टेस्ट कौन सा है, इस टेस्ट में द इंस्ट्रूमेंट यूजेस अ स्क्वायर बेस्ड डायमंड पिरामिड इंडेंटर। अब इसमें जो इंडेंटर होता है वो स्क्वायर बेस्ड डायमंड पिरामिड इंडेंटर होता है, और इसका एंगल 136 डिग्री होता है बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस के दरमियान। अब जैसे हमने विकर में रॉकवेल में पढ़ा था 120 डिग्री एंगल था, और इसमें क्या है 136 डिग्री एंगल है, और जो लोड है उसकी रेंज है 1 एंड 120 किलोग्राम। 1 to 120 किलोग्राम तक हम लोड अप्लाई करते हैं, और विकर हार्डनेस टेस्ट जो सा है ऑपरेट्स ऑन द सेम बेसिक प्रिंसिपल एज द ब्रिनल। दोनों का ब्रिनल और विकर दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम है, जबकि रॉकवेल का प्रिंसिपल क्या था, उसमें डिफरेंशियल डेप्थ का प्रिंसिपल था। और द नंबर्स बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लोड एंड एरिया ऑफ द इम्प्रेशन, और इसमें जो नंबर्स हैं वो लोड और एरिया ऑफ इम्प्रेशन पे डिपेंड करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडेंटर शेप द इम्प्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन विल बी स्क्वायर। अब जो इंडेंटर है वो आपका पिरामिड शेप का है, तो इसमें जो इम्प्रेशन होगी वो स्क्वायर होगी। उसकी शेप कैसी होगी, स्क्वायर शेप की। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज मेजर्ड थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसमें भी हमने माइक्रोस्कोप के जरिए डायगोनल्स की, स्क्वायर के जो डायगोनल्स बनेंगे उसकी हमने लेंथ मेजर करनी है। अब ये जो माइक्रोस्कोप है ये कहाँ लगा होता है, ये ऑक्यूलर माइक्रोमीटर के ऊपर लगा होता है, जिसके ऊपर हम मूवेबल नाइफ एजेस होते हैं जो कि हम मूव करवा के तो उसकी लेंथ को मेजर करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द नाइफ एजेस इज इंडिकेटेड ऑन अ काउंटर। अब इन दोनों के दरमियान जो नाइफ एजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो काउंटर के ऊपर हमें इंडिकेट हो जाएगा, जो कि क्या है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मिलीमीटर तक कैलिब्रेशन हुई होती है। अब ये जैसे इन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है, यहाँ पे एंगल जो 730 है 136 डिग्री है, और ये जो इम्प्रेशन पड़ेगा ये स्क्वायर होगा। तो ये हमने जो डायगोनल है ये डायगोनल की लेंथ हमने मेजर करनी है, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की हमने लेंथ मेजर करनी है। तो ये डायगोनल्स की लेंथ हम मेजर करेंगे इसमें। अब इसके भी टेबल्स हैं जिसमें हम उसकी डायगोनल की लेंथ पुट करके तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम फार्मूले में भी पुट कर सकते हैं, जैसे HV इज इक्वल टू 1.854 L ओवर डी स्क्वायर। L जो सा लोड होगा और LD जो सा है वो डायगोनल की लेंथ होगी स्क्वायर इंप्रेशन की। इसमें हमने मिलीमीटर में वैल्यू डालनी है। एज अ रिजल्ट ऑफ द लैटिट्यूड इन द अप्लाइड लोड्स द विकर टेस्ट इज एप्लीकेबल टू मेजरिंग द हार्डनेस ऑफ वेरी थिन शीट्स एज वेल एज वेरी हैवी सेक्शंस। तो इसमें हम हैवी से लेकर थिन शीट्स दोनों तक हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अप्लाइड लोड है वो जो सा है 1 से 120 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके बाद माइक्रो हार्डनेस टेस्ट है। दिस टर्म अनफॉर्चुनेटली इज मिसलीडिंग एज इट कुड रेफर टू टेस्टिंग ऑफ स्मॉल हार्डनेस वैल्यूज व्हेन इट एक्चुअली मीन्स द यूज ऑफ द स्मॉल इंडेंटेशन। अब माइक्रो हार्डनेस
लोग समझते हैं कि इस टर्म का मतलब है कि हम स्मॉल हार्डनेस मेजर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इस नाम का मतलब यह है कि इसमें स्मॉल इंडेंटेशंस हम यूज़ करेंगे, मतलब इसमें जो इंडेंटेशन होगी वो बहुत स्मॉल होगी। तो टेस्ट लोड जो से हैं वो 1 और 1000 ग्राम्स तक होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इंडेंटर्स जो से हैं वो यूज़ होते हैं, एक 136 स्क्वायर बेस्ड विकर डायमंड पैरामिड जो सा है हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरा है इलोंगेटेड नूप डायमंड इंडेंटर। अब क्या है ये जो नूप इंडेंटर है, इसको हमने जो पैरामिडल फॉर्म में ग्राउंड किया होता है, तो ये जो सा है ना, ये डायमंड शेप का इंडेंटेशन हमें देता है। मतलब जो डायमंड पैरामिड इंडेंटर था उसमें हमें स्क्वायर शेप का मिल रहा था, जबकि ये जो नूप हमें इलोंगेटेड नूप है जिसको हमने पैरामिडल फॉर्म में जो सा है ग्राउंड किया हुआ है, तो ये हमें देगा इंप्रेशन डायमंड शेप का, जिसमें एक लॉन्ग डायगोनल होगा और एक शॉर्ट डायगोनल होगा, और इन दोनों की रेशो होगी 7:1, मतलब एक डायगोनल 7 टाइम्स ग्रेटर होगा दूसरे डायगोनल से। तो ये जो पैरामिड शेप है ये हमें फ़ायदा देगी, और क्या फ़ायदा देगी कि इसमें जो सा है लॉन्गिट्यूडिनल एंगल जो सा है वो बनेगा 172 डिग्री 30 मिनट्स का, और जो ट्रांसवर्स एंगल है वो बनेगा 130 डिग्री का, और जो डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन है वो 1/30 होगी ऑफ इट्स लेंथ, मतलब इसकी जितनी लेंथ होगी उसका 1/30 होगी ये इसकी डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन। तो अब जैसे विकर टेस्ट में क्या था, लॉन्ग डायगोनल थी और जो इम्प्रेशन है उसकी, तो उसको हम ऑप्टिकली मेजर करते थे, जो कि माइक्रोमीटर आईपीस के साथ लगा होता था, उसे हम मेजर करते थे। तो लेकिन जो नूप हार्डनेस है ये हमें इसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि इसमें हमने लोड को एरिया ऑफ इम्प्रेशन से डिवाइड कर देना, जिससे हमें उसकी हार्डनेस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो टेबल्स भी हैं इसके लिए, और इसके लिए भी ज़ाहिर है फार्मूला भी है। तो फार्मूला क्या है इसकी, जो नूप हार्डनेस है HK, इसको हम डिनोट करते हैं HK से। तो इसका फार्मूला क्या है, 14.229 L/d², स्मॉल d²। अब इसमें जो L है वो अप्लाइड लोड है, और जो D है वो है लेंथ ऑफ डायगोनल। अब ये कुछ एप्लीकेशंस दी गई हैं ब्रिनल, रॉकवेल सुपरफिशियल, विकर और माइक्रो हार्डनेस की। ये एप्लीकेशंस क्या हैं, सबसे पहले ब्रिनल है। ब्रिनल जो सा है ये स्ट्रक्चरल स्टील और रोल्ड सेक्शंस के लिए यूज़ होता है, उनकी हार्डनेस मेजर करने के लिए। इसी तरह कास्टिंग्स की, और जिसमें स्टील है, कास्ट आयरन है, या एल्यूमिनियम कास्टिंग है, उनकी हार्डनेस मेजर करने के लिए, और इसी तरह फोर्जिंग्स की हार्डनेस भी मेजर करने के लिए ब्रिनल हम यूज़ करेंगे। जबकि जो रॉकवेल है इसमें हम फिनिश्ड पार्ट की जैसे बेयरिंग्स है, और बेयरिंग रेसिस है, वाल्व्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, गियर्स हैं, पुल्लीज हैं, रोल्स हैं, पिन्स हैं, पिवट्स है, स्टॉप्स है, इनकी हम हार्डनेस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह कटिंग टूल्स हैं जैसे सॉज, नाइफ्स, चिजल्स और सीजर्स हैं। इसी तरह फॉर्मिंग टूल्स की भी हम मेजर करेंगे रॉकवेल से, और इसी तरह स्मॉल कास्टिंग्स और फोर्जिंग्स की भी हम रॉकवेल से मेजर करेंगे। शीट मेटल की भी, लार्ज डायमीटर वायर की भी, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, और इसी तरह प्लास्टिक शीट और पार्ट्स, और केस हार्डन्ड पार्ट्स और सीमेंटेड कार्बाइड्स के लिए भी हम रॉकवेल यूज़ करेंगे। क्योंकि रॉकवेल में इंडेंट नहीं डलता, इसमें बस एक हल्का सा इम्प्रेशन आता है, तो इसलिए हम ये फिनिश्ड पार्ट में यूज़ करते हैं। अब ये जो रॉकवेल सुपरफिशियल है ये हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें शैलोअर पेनिट्रेशन नहीं चाहिए। तो मतलब ये थिन शीट्स के लिए हम यूज़ करेंगे ना, तो थिन केस हार्डन पार्ट्स के लिए जिसकी जो 0.01 इंच तक होंगे, और इसी तरह थिन मटेरियल्स के लिए जो कि 0.006 इंचेस के तक होंगे, और सीमेंटेड कार्बाइड्स के लिए और पाउडर मटेरियल्स की हार्डनेस फाइंड करने के लिए ये यूज़ होंगे। इसके बाद विकर आ जाता है, तो विकर जो था ये भी रॉकवेल और रॉकवेल सुपरफिशियल की अलावा जो से है जहाँ पे आपको हाई एक्यूरेसी और शैलोअर पेनिट्रेशन चाहिए होती है, जैसे आपके पास है थिन केस हार्डन पार्ट्स हैं 0.005 से लेकर 0.01 इंचेस तक, और इसी तरह थिन मटेरियल्स हैं जिनको जो कि 0.005 इंचेस तक हों, और इसी तरह हाईली फिनिश्ड पार्ट्स जो से हैं ताकि उसमें जो उनकी रिमूवल ऑपरेशन है वो उसको हम अवॉइड कर सकें। और इसी तरह थिन सेक्शन जो से जैसे ट्यूबिंग है और वीक स्ट्रक्चर्स हैं या
थिकनेस है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे। इसके बाद है माइक्रो हार्डनेस, ये हमने प्लेटेड सर्फेसिस में यूज़ करना है, कोटिंग्स में जैसे लिकर वार्निश है, पेंट है, और इसी तरह फॉइल्स या वेनीथिन मटेरियल डाउन टू 0.001 इंचेस में, और इसी तरह टू स्टैब्लिश द केस ग्रेडियंट्स में, और बाई मेटल्स और लेमिनेटेड मटेरियल्स में भी, और इसी तरह वेरी स्मॉल पार्ट्स और एरिया सच एज वॉच, गियर्स, कटिंग टूल, एजेस, थ्रेडिंग क्रेसेट्स, पिवट पॉइंट्स, और इसी तरह वेरी ब्रिटल और फ्रेजाइल मटेरियल जैसे नोप इंडेंटर है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्लास, टूथ इनेमल है, और इसी तरह ओपेक, क्लियर और ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के लिए, और इसी तरह पाउडर्ड मेटल्स के लिए, या टू इन्वेस्टिगेट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मटेरियल के अंदर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से उनकी इन्वेस्टिगेशन में भी होगा, और इसी तरह टू डिटरमिन द ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री हार्डनेस के लिए भी हम ये माइक्रो हार्डनेस को यूज करेंगे। तो ये इन टेस्ट की एप्लीकेशंस थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।